मुंबई की 7 झीलों में बचा है सिर्फ 10% पानी। देश की फाइनेंशियल कैपिटल जहां हर रोज करोड़ों का कारोबार होता है और जून 2026 में बीएमसी को रेजिडेंशियल इलाकों में 10% पानी कटौती लगानी पड़ी। कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स पर 20% की कटौती, कंस्ट्रक्शन साइट्स और स्विमिंग पूल की सप्लाई पूरी तरह बंद। और जिस हफ्ते ये आंकड़ा सामने आया उसी हफ्ते वैज्ञानिक एक ऐसी चीज को ट्रैक कर रहे थे जो भारत के अगले 6 महीने तय करने वाली थी, एक सुपर एल नीनो। ये कोई कहानी नहीं है, ये जून 2026 की हकीकत है। पानी सुनने में ये एक सिंपल सी चीज लगती है, एक रिसोर्स, एक जरूरत जो धरती पर हर इंसान को बराबर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इसी शब्द को थोड़ा सा खरोचो, सिर्फ थोड़ा सा, तो इसके नीचे छुपा है एक ऐसा संकट जो करोड़ों लोगों की पूरी जिंदगी रोज डिसाइड करता है, जो तय करता है कि तुम्हारे घर में नल खुलेगा या तुम्हें बाल्टी लेकर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, जो तय करता है कि तुम्हारी फसल बचेगी या तुम्हारे ऊपर कर्ज चढ़ेगा। सवाल ये है, भारत में पानी की कमी कब शुरू हुई, या ये सवाल ही गलत है। सही सवाल ये है कि भारत ने पानी को खत्म होने दिया कैसे। और एक सवाल और भी है जिसका जवाब इस वीडियो के आखिर में मिलेगा। वो चीज जो दुनिया भर के सर्वर ठंडे रखने के लिए तुम्हारे शहर का पानी पी रही है, उसका नाम क्या है। हर साल भारत की धरती के नीचे से इतना पानी निकाला जाता है जितना दुनिया का कोई और देश नहीं निकालता। भारत अकेला दुनिया का कुल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का करीब 25% खींच लेता है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा। और फिर भी भारत के पास दुनिया के फ्रेश वाटर रिसोर्स का सिर्फ 4% है, जबकि दुनिया की 17% आबादी यही रहती है। 4% पानी और 17% लोग। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक मैथमेटिक्स है जो पहले से टूटी हुई है। मुंबई की कहानी अकेली नहीं है। बेंगलुरु, देश की आईटी राजधानी, जहां हजारों बोरवेल या तो सूख चुके हैं या पानी देना बंद कर चुके हैं। कुछ बोरवेल 1000 फीट से भी ज्यादा गहरे खोदे गए, फिर भी पानी नहीं मिला। लोग टैंकर के पानी पर निर्भर और टैंकर वाले गांव के पानी पर। चेन्नई 2019 में पानी ट्रेन से लाना पड़ा था पूरे शहर के लिए। ट्रेन से पानी सोचो। हैदराबाद मई 2026 में अकेले एक महीने में 3,36,000 पानी के टैंकर बुक किए गए, किसी भी मई महीने का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। शहर का वाटर बोर्ड रोज 12,000 टैंकर सप्लाई कर पा रहा था, जबकि डिमांड 15,000 से ज्यादा थी। अब सवाल ये है, ये सब शुरू कैसे हुआ। जवाब इतना सिंपल नहीं कि बारिश कम हुई। बारिश एक फैक्टर है, लेकिन असली कहानी उससे कहीं गहरी है। भारत का सिंचाई सेक्टर, खेती, हर साल जितना ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करता है वो भारत के कुल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का करीब 90% खा जाता है। क्योंकि सरकार ने 1960 के दशक में हरित क्रांति के दौरान किसानों को सस्ती बिजली दी ताकि वो बोरवेल चला सके। नीयत अच्छी थी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, लेकिन नतीजा ये हुआ कि बोरवेल की संख्या पिछले 50 सालों में 10 लाख से बढ़कर 2 करोड़ हो गई। और जब बिजली लगभग मुफ्त है तो कोई गिनती नहीं करता कि कितना पानी जमीन से निकाला जा रहा है। पंजाब, जो कभी हरित क्रांति का चेहरा था, आज 23 से 19 जिले डार्क जोन घोषित हो चुके हैं। मार्च 2026 में संसद में ये आंकड़ा खुद रखा गया, मतलब वहाँ जितना पानी निकाला जा रहा है उतना वापस नहीं भर रहा। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार रही तो भारत 2039 तक पंजाब का ग्राउंड वाटर 300 मीटर से नीचे चला जाएगा। यानी एक बोरवेल जो आज 200-300 फीट पर पानी देता है, कल 1000 फीट खोदना पड़ेगा। और हर नया बोरवेल किसान के सिर पर एक नया कर्ज है। और सिर्फ पानी कम नहीं हो रहा है, पंजाब के ग्राउंड वाटर सैंपल में मानसून के बाद 62% से ज्यादा सैंपल यूरेनियम की सेफ लिमिट से ज्यादा पाए गए। देश में सबसे ज्यादा कंटेमिनेशन यही दर्ज हुआ। फसल का चुनाव भी इस संकट की एक बड़ी वजह है। 1 किलो चावल उगाने में करीब 4000 लीटर पानी लगता है, फिर भी पंजाब जैसे राज्यों में किसान धान उगाते रहे, क्योंकि सरकारी खरीद वही होती है, एमएसपी वही मिलता है। हरियाणा में भी हालात अलग नहीं, जहां सबसे ज्यादा सब्सिडाइज्ड बिजली इस्तेमाल होती है, वही जिले धान गेहूं की सबसे ज्यादा खेती भी करते हैं और वही ग्राउंड वाटर संकट में सबसे आगे हैं। तो किसान वही उगाता रहा जो बिकता है, भले ही उसके लिए जमीन का सूखना पड़े। अब आता है वो जवाब जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था। अब इसमें एक नया खिलाड़ी जुड़ गया है, डेटा सेंटर। जब तुम कोई वीडियो स्ट्रीम करते हो, कोई एआई से सवाल पूछते हो, कोई फाइल क्लाउड पर रखते हो, वो डेटा कहीं न कहीं एक फिजिकल
फिजिकल सर्वर में स्टोर होता है और वो सर्वर गर्म होता है। उसे ठंडा करने के लिए ज्यादातर भारतीय डेटा सेंटर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पानी को भाप बनाकर गर्मी सोखी जाती है। 1 मेगावाट के सिस्टम को हर साल करीब 2.5 करोड़ लीटर पानी सिर्फ ठंडा रखने के लिए चाहिए और भारत के गर्म मौसम में ये डिमांड और भी बढ़ जाती है। हैदराबाद, जहां अमेज़न ने अपना दूसरा डेटा सेंटर खोला, वहीं गाचीवोली, कोंडापुर, कानकरा, मगुड़ा, नल्ला गंडला जैसे इलाकों में ग्राउंड वाटर लेवल जनवरी 2026 में करीब 2 मीटर से गिर अप्रैल 2026 तक लगभग 3 मीटर तक पहुंच गया। सिर्फ 3 महीनों में लोग अब हर 1-2 दिन में पानी का टैंकर बुक करते हैं, सिर्फ अपनी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों के लिए। विशाखापत्तनम, जहां गूगल $15 अरब का नया डेटा सेंटर बना रहा है, वहां एंदाटा जैसे इलाकों में ग्राउंड वाटर लेवल अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 के बीच सिर्फ 1 साल में करीब 9 मीटर तक गिर गया। अहमदाबाद, जहां उबर का नया डेटा सेंटर आने वाला है, वहां हर साल 2 से 4 मीटर ग्राउंड वाटर गिर रहा है। और तेलंगाना तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों में डेटा सेंटर को एसेंशियल सर्विस का दर्जा दिया गया है। मतलब पानी की कमी के वक्त भी इन्हें पीने के पानी और सैनिटेशन जैसी जरूरतों से पहले प्राथमिकता मिल सकती है। सोचो, इस पर एक तरफ किसान जो अपनी फसल के लिए बोरवेल गहरा कर रहा है, दूसरी तरफ एक डेटा सेंटर है जो किसी और के वीडियो स्ट्रीम को ठंडा करने के लिए उसी जमीन से पानी खींच रहा है। दोनों एक ही एक्वीफर से पानी ले रहे हैं। एक की जरूरत रोटी है, दूसरे की जरूरत बैंडविड्थ है। कुछ कंपनियां इसे रिकॉग्नाइज भी कर रही हैं। अमेज़न ने दावा किया है कि वो हैदराबाद और मुंबई के आसपास कम्युनिटी वाटर प्रोजेक्ट के जरिए सालाना करोड़ों लीटर पानी वापस लौटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये प्रयास अभी भी उस रफ्तार के मुकाबले बहुत छोटे हैं जिस रफ्तार से नए डेटा सेंटर बन रहे हैं। अब बात उस चीज की जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, सुपर एल नीनो। समझो ये है क्या? प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखा वाले हिस्से का पानी असामान्य रूप से गर्म होने लगे, उसे कहते हैं एल नीनो और इसका सीधा रिश्ता है भारत के मानसून से। जब एल नीनो सक्रिय होता है, हवा का पैटर्न बदल जाता है और भारत की तरफ आने वाली बारिश कमजोर पड़ जाती है। 2026 के मानसून में भारतीय मौसम विभाग ने शुरुआत में 92% बारिश का अनुमान दिया था, फिर मई के आखिर में इसे घटाकर 90% कर दिया गया। मतलब बिलो नॉर्मल, और साथ में 35% संभावना की सीजन डिफिशियंट यानी सच में कम बारिश वाले निकले। ये सामान्य संभावना से 2 गुने से भी ज्यादा है। अमेरिका की NOAA एजेंसी का अनुमान कहता है कि मई से जुलाई 2026 के बीच एल नीनो के विकसित होने की संभावना 82% है और इसके दिसंबर 2026 तक यानी पूरी सर्दी टिके रहने की संभावना 96% है। मतलब ये सिर्फ इस मानसून का मसला नहीं है, ये अगले 6 से 7 महीनों तक भारत के मौसम पर मंडराने वाला साया है। और अगर ये सच में सुपर एल नीनो निकला तो इसका असर सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं रहेगा, ये सीधे उस फसल तक पहुंचेगा जो किसान अभी बो रहा है। केरल में मानसून इस साल 3 दिन देरी से पहुंचा और मौसम विभाग के अपने प्रेडिक्टेड डेट से 9 दिन देरी से। छोटी सी देरी लगती है, लेकिन जब 60% किसान सीधे मानसून की बारिश पर निर्भर अपनी खरीफ की बुआई का समय तय कर रहे हों, तो ये 9 दिन उनकी पूरी फसल का गणित बदल देते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। हर एल नीनो साल सूखा नहीं होता। 1951 से 2022 के बीच 15 एल नीनो साल आए और उनमें से 6 में बारिश सामान्य या उससे बेहतर रही। तो एल नीनो एक अकेला विलेन नहीं, ये सिर्फ संभावना बढ़ाता है। असली फैसला होता है इस बात से कि साथ में और कौन कौन से फैक्टर मिल रहे हैं, जैसे इंडियन ओशन डिपोल और हिमालय की बर्फ कितनी कम या ज्यादा है। यानी अगले कुछ हफ्तों में जो सच में तय होगा वो है क्या ये एल नीनो अकेला रहेगा या इसके साथ बाकी फैक्टर भी मिलकर भारत को सच में सूखे की तरफ धकेल देंगे। नुकसान किसको होगा? सबसे पहले किसान को। सिंचाई फेल होती है, फसल बर्बाद होती है, कर्ज बढ़ता है और ये चक्र भारत में किसान आत्महत्याओं की एक बड़ी वजह बन चुका है। ये कोई अनुमान नहीं, ये दशकों से दर्ज होता पैटर्न है। फिर शहर को भारत में करोड़ों लोग गंभीर पानी की कमी झेल रहे हैं और हर साल लाखों लोग साफ पानी न मिलने की वजह से बीमारियों का शिकार होते हैं। फिर अर्थव्यवस्था को भारत के थर्मल पावर प्लांट भी इस संकट से अछूते नहीं हैं, क्योंकि बिजली बनाने के लिए भी पानी चाहिए। पानी नहीं तो बिजली नहीं, बिजली नहीं तो उद्योग नहीं। मई 2026 में देश की बिजली डिमांड एक रिकॉर्ड 270 गीगावाट तक पहुंच गई। गर्मी और पानी की कमी दोनों का दबाव एक साथ और फिर अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है।
आरबीआई ने खुद 2026-27 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाकर 6.5% कर दिया और इसकी एक वजह कमजोर मानसून और एल नीनो की आशंका बताई गई। तो समाधान क्या है? पहला, फसल का पैटर्न बदलना। धान जैसी पानी पीने वाली फसलों से हटकर ऐसी फसलों की तरफ जाना जिन्हें कम पानी चाहिए और इसके लिए किसानों को सही कीमत और सही बाजार देना, सिर्फ नसीहत नहीं। दूसरा, सिंचाई की बिजली सब्सिडी का ढांचा बदलना ताकि बेलगाम पंपिंग पर लगाम लगे लेकिन किसान को नुकसान ना हो। ये संतुलन मुश्किल है पर जरूरी है। तीसरा, ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन जैसी तकनीकों को व्यापक स्तर पर पहुंचाना ताकि एक एक बूंद का हिसाब हो। चौथा, डेटा सेंटर और भारी उद्योगों के लिए रिसाइकल्ड और ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल अनिवार्य करना, जैसा मुंबई में रेलवे और नेवी के लिए किया गया। पांचवा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर मैनेजमेंट को शहर और गांव दोनों स्तर पर मजबूत करना ताकि जो बारिश गिरे वो बहकर समंदर में न चली जाए बल्कि जमीन में वापस जाए। और सबसे जरूरी, पानी को राज्य का विषय मानकर अलग अलग लड़ने की बजाय एक साझा राष्ट्रीय रणनीति बनाना, क्योंकि नदी किसी राज्य की सीमा नहीं पहचानती, सिर्फ अपना रास्ता पहचानती है। भारत में पानी की कमी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं जो अचानक आई हो। ये एक धीमा फैसला है जो दशकों में लिया गया। हर सस्ती बिजली की सब्सिडी के साथ, हर गहरे होते बोरवेल के साथ, हर नए डेटा सेंटर के साथ। सवाल अब ये नहीं कि बारिश कब आएगी, सवाल ये है जब आएगी तब तक जमीन के नीचे बचेगा भी कुछ या नहीं। और शायद असली सवाल ये भी है, अगली बार जब तुम कोई वीडियो स्ट्रीम करो, कोई फाइल क्लाउड पर अपलोड करो, तो याद रखना कहीं किसी शहर का बोरवेल उसी वक्त थोड़ा और सूख रहा होता है।